देखिए नेक्स्ट हेडिंग, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब तक आपने रासायनिक समीकरण बनाने का तरीका आपने सीखा, उसे अब मैंने बार बार बोला है, उसे बार बार रिवाइज करिए, बढ़िया से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल उस पर सॉल्व करिए। किताब से भी क्वेश्चन उठाइए, समीकरण बनाइए, नंबर बढ़ा करके संतुलित करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी बढ़िया ही रहेगा आप लोगों के लिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ऐसे तो आपको 5 प्रकार के यहाँ लिख दिया गया, ये निम्न प्रकार की होती हैं। जो शब्द नहीं समझ में आता है तो शब्द सुनिए, हम बोल रहे हैं सब वर्ड को। ये निम्न प्रकार की होती हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ना है आपको। वियोजन, वियोजन का एक और भी नाम है अपघटन, ये भी कर सकते हैं अभिक्रिया। तीसरा पढ़ना है विस्थापन, का भी एक और नाम है प्रतिस्थापन, दोनों का भी मतलब वही विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। चौथा उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। इसके बाद आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ये 5 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। चलिए इसमें पहला स्टार्ट करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं। नाम से ये स्पष्ट है, संयोजन, संयोग मतलब होता है जोड़ना, जुड़ जाना है, एक हो जाना जुड़ के। तो परिभाषा देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक ही उत्पाद बनेगा, तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक डेफिनेशन नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी कुछ देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। यौगिक याद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। सूत्र याद करिए, सबका सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। अभी मैंने पीछे अम्ल का नाम लिखवाया था, देखिए आ गया HCl। कौन सा अम्ल है बताइए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पीछे बताया गया था। अम्ल, क्षार, लवण तीनों 3-3 लिखवा दिया था, उसे याद करिए। जब तक आप याद नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। याद तो आपको करना ही पड़ेगा, यौगिकों के नाम, कुछ चीज़ें जो समझा दिया गया, बता दिया गया, उनकी संयोजकता बता दी गई, वो सब याद करिए आप लोग। ठीक है, NH3 हो गया, HCl से क्रिया कर रहा है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इससे इसका क्रिया हुआ तो क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब ये आपके संयोजकता पे नहीं डिपेंड है कि क्रॉस गुणा किए, ये बना, ये तो उधर गया, कहाँ गया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। इसे आपको याद रखना होगा कि अमोनिया गैस, इस पर देखिए क्वेश्चन भी बना रहा हूँ फर्स्ट को, अमोनिया गैस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? तो आपको बताना होगा कि नौसादर बनेगा। क्या बनेगा? नौसादर। इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। मैं जहाँ फिंगर रखा हूँ उसका नाम बोल रहा हूँ, अगर नहीं वीडियो में दिखे तो साउंड सुनिए और लिखिए नाम को। NH4Cl का नाम है। दूसरा एग्जाम्पल एक और देखिए, CO, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लोरीन गैस से क्रिया कराई गई है तो बन गया COCl2। इसको बोलते हैं फास्जिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक विषैली गैस है, इसको याद रखिएगा। फास्जिन कैसी गैस है? विषैली गैस है। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2 को कार्बोनिल क्लोराइड। तीसरा एग्जांपल, कार्बन का ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। इसी तरह से एथिलीन लिया गया है, एथिलीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्लास 9 में आप लोगों को मैं पढ़ाया था, वही से एल्कीन का कंपाउंड है एथिलीन। क्या है? कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड, सहसंयोजक बांड है ये। अब ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा निखिल की उपस्थिति पर। निखिल की उपस्थिति पर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब गर्म करते हैं तब ये दोनों हाइड्रोजन दोनों कार्बनों पे जुट जाता है और बनता है CH3CH3। इसको बोलते हैं एथेन। वहाँ पढ़ाया गया था मिथ, एथ, प्राप, ब्यूट। अगर आपका भूल गया तो कोई बात नहीं, आगे फिर पढ़ने के लिए मिलेगा ये सब। फिर इसी तरह एसिटिलीन, एसिटिलीन का सूत्र होता है CH ट्रिपल बांड CH। हाइड्रोजन से क्रिया कराया गया वही निखिल की उपस्थिति पर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ताप पर, तो बन गया एथिलीन, यही बना है एथिलीन। एथिलीन को फिर उसी तरह निखिल की उपस्थिति पर ही हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराया गया H2 से, तो बन गया इथेन, एथेन बन गया। तो ये हो गया आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग मिलेगी वियोजन, अपघटन, अभिक्रियाएं। अब इसके बारे में जानिए क्या होता है वियोजन। वियोजन का मतलब टूट के अलग अलग हो जाना, और संयोजन का मतलब जुट जाना। ध्यान से देखिए, देखिए 2 लोग आपस में जुट के एक हो गया कि नहीं, यही है संयोजन अभिक्रिया। अब 2 लोग यहाँ जुड़ करके एक बन गया फास्फिन गैस, ये भी संयोजन अभिक्रिया। 2 लोग जुड़ करके एक बन गए, यानी जब 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके कोई एक कंपाउंड बन जाएगा तो उसी को बोलेंगे कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ठीक ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसके ये सब एग्जाम्पल हैं, बेस्ट 4-5 एग्जाम्पल लिख दिए गए हैं, सब नोट कर डालिए, नोट करिए, इसको मिटाया जाए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग वियोजन, अपघटन, अभिक्रिया, इसके बारे में।
सेकेंड हेडिंग वियोजन अपघटन अभिक्रियाएं। पहला संयोजन अभिक्रिया आपने पढ़ लिया, संयोजन में रिएक्शन और उदाहरण डिफिनेशन सब कुछ बता दिया गया पीछे। अब अगली हेडिंग आप डालिए दूसरा वियोजन। वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना, टूट के, या अपघटन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब अभिक्रियाएं। पहले तो परिभाषा इसमें क्या होगा, इससे पहले वाले में दो लोग होते थे और वो लोग जुड़ करके एक कंपाउंड बनता था। इसमें देखिए उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, एक लोग होंगे और टूट करके 2 या 3 अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे। तो नाम ही से स्पष्ट हो गया इसके रिएक्शन से ही कि जब कोई एक ही कंपाउंड टूट करके अलग अलग हो जाएगा तो रिएक्शन किसके अंतर्गत आएगा, वियोजन के अंतर्गत। वियोजन का मतलब टूट के अलग अलग होना। परिभाषा भी देखिए और लिखिए, जो शब्द न समझ आए पास बटन दबा के हम जो बोल रहे हैं वही लिखिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं। सुनिए बात, वही बात है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारक मतलब किसी बाहर की किसी ऊर्जा के थ्रू कोई यौगिक टूट के अलग अलग हो जाता है, तो वही कह रहा है बाह्य यौगिकों के द्वारा, बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती हैं। अब बाह्य कारक कौन आके तोड़ रहा है इनको अलग करने के लिए, वो 3 लोग हैं। ऊष्मीय अपघटन यानी ऊष्मा के थ्रू तोड़ा जा सकता है, प्रकाश अपघटन यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा भी तोड़ा जा सकता है, विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत धारा भी द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो 3 तरीके हैं इनके, तीनों अलग अलग सुनिए। पहला ऊष्मीय अपघटन हेडिंग, जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब ऊष्मा के द्वारा पदार्थों का 2 या अधिक पदार्थों में अपघटन हो जाता है तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई जैसे एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, पीछे यौगिक का नाम बता दिया गया है, वहां से याद करिए। ऊष्मीय अपघटन तीर के ऊपर लिखिए, यानी ऊष्मीय अपघटन का मतलब इसको ऊष्मा दिया जाए, गर्म किया जाए। ऊष्मा दिया जाएगा तो क्या होगा, ये छोटे छोटे अवयवी यौगिकों में टूट जाते हैं। जैसे टूट गया CaO, बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड नाम लिख लीजिए नीचे, प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ये आ गई आपकी गैस, उड़ गई हवा में गैस। एक अब देखिए अगली हेडिंग, इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन कहीं भी देखें कि एक ही कंपाउंड है टूट के अलग अलग हो रहा है तो तुरंत बताएंगे क्या कौन सा रिएक्शन है, वो ऊष्मीय अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत है। प्रकाश अपघटन, इसको इंग्लिश में फोटोलाइसिस बोलते हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं पूरा। जब वियोजन सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है, वियोजन मतलब तोड़ा जाए, किसके द्वारा तोड़ा जाए, सूर्य के प्रकाश द्वारा, तब यह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे AgCl, AgCl क्या है, ठोस है, यानी कि यस लिख लीजिएगा, S का मतलब सॉलिड है, सॉलिड है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ेगा इस पे, सिल्वर ये सॉलिड में और ये क्लोरीन गैस में निकल जाएगी टूट के अलग। पीछे पढ़ाया गया है Cl2O, फ्लोरीन ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उसी तरह से क्लोरीन भी क्या है, गैस है, Cl2 लिख लीजिए। तीसरा विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन बोलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, अब देखिए यहाँ पर विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, मतलब फिर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। अपघटन मतलब टूटना, विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे वाटर H2O है ना, H2O वाटर, विद्युत अपघटन, जब से ही विद्युत धारा इसमें डाला जाएगा तो टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। अब यहाँ एक विशेष ध्यान दीजिएगा और आप लिख लीजिएगा, हमने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखिएगा क्या, कैथोड पर, यानी हाइड्रोजन गैस कहाँ टूटता है, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस कहाँ टूटेगा, एनोड पर। ये एनोड पे टूटता है क्योंकि एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है, इसीलिए उसी पे टूटते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल इसके बताए गए हैं, पहला और दूसरा। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, आप नाम लिख लीजिएगा इसका, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इसका नाम लिख लीजिएगा। पोटेशियम क्लोराइड, ये डबल डैश का मतलब यही विद्युत अपघटन लिख लीजिएगा, टूट जाएगा जब विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित किया जाएगा पोटेशियम क्लोराइड में, तो K+ वाला, K पोटेशियम धनात्मक होता है ना, तो ये ऋणात्मक पे टूट के जाएगा। ऋणात्मक कौन होता है, कैथोड। ये बात हमेशा याद रखिएगा, विद्युत अपघटन में कैथोड ऋणात्मक होता है, एनोड धनात्मक होता है, और इसी पर क्लोरीन गैस टूट के निकल जाएगा। अलग अलग हो गए। आप इसे बढ़िया से 1-2 बार नहीं 3 बार पहले पास बटन दबा के पूरा नोट करिए,
कहीं नहीं समझ आया बैक करिए पीछे वीडियो और पूरा नोट करिए इसे। मिटा दिया जाए। तीसरी हेडिंग, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन। तो विस्थापन कहिए चाहे प्रतिस्थापन कहिए, दोनों का मतलब यहाँ वही है, मतलब अलग अलग ही होना है ये भी। इसकी परिभाषा पहले समझिए। वह अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व, यानी जी कुछ तत्व ऐसे हैं जो कम क्रियाशील होते हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो अधिक क्रियाशील तत्व। क्रियाशीलता का मतलब तेजी से क्रिया करना। कम क्रियाशील तत्व को कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व हटाकर स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ उभय अपघटन और एकल, ये दो प्रकार की होती है। पहला एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल वाले में क्या होता है, एक सिंगल एलिमेंट कोई तत्व होता है, ठीक। और उभय अपघटन में क्या होता है, दो कंपाउंड होंगे इसी तरह के। पहले समझ लीजिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कम क्रियाशील वाला तत्व अधिक क्रियाशील वाला तत्व, तो अधिक वाला क्रियाशील तत्व क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा करके उसके स्थान पे खुद बैठ जाएगा। यही है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखो, एकल में ये है आयरन, ये क्या है, एक तत्व है धातु, इसमें धातु क्या है, कॉपर, Cu धातु है। तो कॉपर कम क्रियाशील है लेकिन आयरन अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर की जगह आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाया गया तीर के बाद, तीर के बाद क्या दिखाया गया है कि सल्फेट, SO4 सल्फेट है ना, इसके पास कॉपर नहीं है, यहाँ पे कौन आ गया, आयरन। उसी तरह से जिंक देखिए, जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को हटा दिया और खुद उसके प्लेस पे आ गया, देखिए जिंक सल्फेट बन गया। इसी तरह लेड, Pb लेड होता है, लेड भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को हटा के खुद इसके प्लेस पे आ गया। तो ये तीन एग्जाम्पल हो गए एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल का मतलब जब एक ही लोग आके हटाए। तो यहाँ इस बात को आपको लिखना होगा, इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा। लेकिन क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखिएगा कि आयरन अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में, कॉपर के। यहाँ पे जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। यहाँ पे लेड अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, ठीक है। यहाँ इस बात को जरूर लिखिए साइड में, याद रखिएगा। ये अधिक क्रियाशील है, कॉपर को अलग कर दिया गया, यहाँ कॉपर को अलग, कॉपर को अलग, इसीलिए कॉपर को क्या कर दिया, ये विस्थापित, विस्थापित मतलब हटा देना, निकाल देना, इसीलिए इसको विस्थापन कर दिया गया, कॉपर को हटा दिया। इस कॉपर को कौन हटाया, आयरन, जिंक, लेड। क्यों हटाया सवाल आएगा, तो कहेंगे क्यों, क्योंकि ये लोग अधिक क्रियाशील हैं, किससे, कॉपर की तुलना में। यही बात यहाँ लिखना था, यहाँ साइड में लिख दिया गया, नोट कर लीजिए। सेकेंड हेडिंग इसी में है उभय अपघटन अभिक्रिया। क्या होती है उभय अपघटन अभिक्रिया, देख लीजिए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, परिभाषा लिखिएगा पूरा, जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के विनिमय द्वारा, विनिमय का मतलब स्थानांतरण, अदला बदली, विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे में कोई एग्जांपल देख लीजिए, सपोज मान लीजिए ये है Na2SO4, ठीक, सोडियम सल्फेट, और इसके साथ ले लिया हमने बेरियम क्लोराइड, ठीक। अब ये भी विलयन है, ये भी विलयन है। विलयन की पहचान क्या है, AQ लिख लेते हैं, ये है AQ। AQ का मतलब ये एक्वस हो गया, यहाँ भी लिख दे रहे हैं AQ। AQ का मतलब एक्वस, मतलब विलयन, ये दोनों विलयन हैं। अब इन दोनों विलयन को जब आपस में मिला देंगे तो इसमें क्या होगा, दोनों एलिमेंट यानी धातु जो है, सोडियम आई में बेरियम धातु है, ये दोनों आपस में अदला बदली हो जाएंगे। मतलब क्लोरीन के पास सोडियम और सल्फेट के पास कौन जाएगा, बेरियम, हो गया अदला बदली कर देते हैं। बेरियम यहाँ जाएगा तो बेरियम सल्फेट बनाएगा BaSO4 प्लस, अब सोडियम क्लोरीन के पास आएगा तो बनाएगा NaCl,
हो गया। इसे कौन सा समीकरण बोलते हैं? ढांचा समीकरण, क्योंकि संतुलित नहीं किए, संतुलित कर देंगे तो संतुलित समीकरण हो जाएगा। देख लीजिए, बेरियम एक है, सल्फेट एक है, तो एक हो गया। सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इसका आगे 2 बढ़ा दीजिए, हो गया संतुलित समीकरण। खत्म हो गया, पूरा नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल और नोट कर लीजिए। ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका? उभय अपघटन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, सेकंड कर लीजिए उसी में। एक और कर लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये कोई विलेन लीजिए और इसको मिला लीजिए, किसमें मिलाएंगे? KCl में मिला दीजिए, पोटेशियम क्लोराइड में। इस सब यौगिकों के आप नाम नोट कर लीजिए, आपको नहीं आता तो। मैंने इसका क्या नाम बोला अभी? सिल्वर नाइट्रेट। इसके नीचे लिख लीजिए, नाम नहीं याद है तो। KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब ये रिएक्शन, ये दोनों विलेन आपस में जब मिलेंगे तो बस फिर धातुओं का अदला बदली होगा। इसका इसके पास, यानी सिल्वर AgCl बना लेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब के जाएगा यहाँ पे, बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यानी कि जब अदला बदली हो जाएगा तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? उभय अपघटन अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, उभय अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? धातुओं का अपने में स्थानांतरण होता है, अदला बदली हो जाता है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, नोट कर लीजिए, पूरा मिटा दे रहे हैं। उष्माक्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों को अलग अलग पहले ही डिफाइन कर दिया गया है। पहला उष्माक्षेपी अभिक्रिया, नाम ही से स्पष्ट, उष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब निकालना, और उष्मा शोषी, शोषी का मतलब अवशोषित करना, लेना, यही से समझ लीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शन है। तो लिखा भी वही बात गया है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा निकलती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिससे उष्मा क्या हो? निकलती हो, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, पीछे पढ़ा है, आप बताइए तर्क करके तो कौन से का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है ये? कार्बन अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, पीछे बताया गया था, बताइए। संयोजन अभिक्रिया, दो लोग जुड़ करके एक बन गया ना, तो संयोग हो गया, दो लोगों को मिलकर एक बन गया, तो उत्पाद एक मिला, CO2। अब इसके साथ उष्मा लिखा गया है +94 किलो कैलोरी। तो अगर प्लस में है तो इसका मतलब निकल रहा है, अगर यही माइनस हो जाता तो इसका मतलब उसे चाहिए, अवशोषित चाहिए, लेना पड़ेगा। तो ये भी एक पहचान है। अगर किसी रिएक्शन के सामने प्लस में लिखा है और आपसे पूछ दे कि कैसी अभिक्रिया है, तो तुरंत बताइएगा उष्माक्षेपी। अगर माइनस लिखा होगा तब उसे क्या बोलेंगे? उष्माशोषी। अगला देखिए, उष्माशोषी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब लिया जाता है, उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस से क्रिया हो गया तो बन गया NO, नाइट्रस ऑक्साइड, और NO बन गया तो -45 किलो कैलोरी उष्मा क्या चाहिए? अवशोषित, यानी इसे चाहिए। तो इसे एक और तरीका लिख सकते हैं, -45 को बराबर की इधर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हूँ याद करके, N2O2 -45 हो जाएगा, +45 हो गया किलो कैलोरी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी उत्पाद के साइड रहेगा तो माइनस में, और अभिकारक के साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक और रिएक्शन देखिए, एक के बाद एक बी। कार्बन का अगर सल्फर से क्रिया कराया जाए तो कार्बन डाइसल्फाइड बन जाएगा, इसमें -20 किलो कैलोरी। यही -20 का मतलब हमको इतना चाहिए अभिक्रिया कराने के लिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया पूरा, नोट करिए। लास्ट हेडिंग अब आपका बचा है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। पूरा नोट कर लीजिए, इसको स्टॉप करके। अब लास्ट हेडिंग आपका बचा है 5वीं हेडिंग, देखिए, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। जानिए ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया को। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, बस सीधे सीधे जानिए, बहुत ही आसान तरीका। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। कुछ और भी तरीके हैं बताने के। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, अभिकारक से उत्पाद की तरफ आने में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो भी वो ऑक्सीकरण है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो अपचयन है। अगर हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो फिर वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है।
अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो अपचयन अभिक्रिया है। ठीक, परिभाषा समझ लीजिए, शॉर्टकट में ब्रैकेट में 2 लिख दिया गया, इसे भी समझिए। चलिए देखिए, कुछ रिएक्शन भी देख लीजिए। ये है जैसे में यहाँ लिख लीजिएगा, जैसे में ये है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 11। अब इसके ऊपर हमने लगा दिया प्लस चार्ज, तो प्लस का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो गई। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 11, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, तो एक कम हो गया कि नहीं? तो परिभाषा पढ़िए, जिसमें अणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो कमी ना हुई है, तो 11 से 10 हो गया, तो एक कम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी तरह कोई और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर इसे संतुलित करना है तो क्या करेंगे? इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जैसे प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने पे आता है? 12 पर, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12। अब इसमें 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई। तो इधर 12 इधर 10, तो फिर कमी हो गई, तो कमी होगी तो याद रखिए वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए। इसी का उल्टा समझ लीजिए, इसी को उल्टा कर दीजिए। ये सोडियम पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है? 10 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 11, एक ज़्यादा हो गया ना, तो इसमें एक जोड़ दीजिए, इस साइड एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, बराबर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 10 था 11 हो गया था, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण कर लिया, ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। कुछ और भी देख लीजिए, पोटेशियम पर प्लस चार्ज, तब क्या होगा? या कुछ और देखिए, क्लोरीन। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 पे आता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें एक माइनस चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। माइनस आने से बढ़ता है, प्लस आने से घटता है, तो इसमें 18 हो गया। तो इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 17 इलेक्ट्रॉन। इधर कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि घट रहा है? 17 से अब 18 हो गया, तो बढ़ रहा है ना, तो ये है ग्रहण करना, यानी कि वृद्धि करना। तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 18 वाले में एक जोड़ेंगे कि 17 वाले में? 17 वाले में एक जोड़ेंगे, तब ना 18 होगा। अब हो गया 17 और एक 18, या भी 18, दोनों संतुलित हो गए। समीकरण हमेशा संतुलित होता है। चलिए, तो ये नोट कर लीजिए पूरा, और याद भी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया होगा नोट, इसको नोट कर लीजिए पूरा। एक बात और ध्यान दीजिए यहीं पे, ये तो खत्म हो गया आपका, जितनी भी अभिक्रियाएं थी सब खत्म हो गया। अलग से एक हेडिंग आएगा, ऑक्सीकरण अपचयन पर ही आधारित ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। तो ध्यान से बस थोड़ा समझिए, कुछ है अलग नहीं, बहुत ही इजी है, यही है सेम। जैसे ऑक्सीकरण अभी आपने पढ़ा, तो ऑक्सीकरण को ही उल्टा ध्यान दीजिएगा अपचायक कहते हैं, और अपचयन को ही ऑक्सीकारक कहते हैं, यानी उल्टा ध्यान दीजिएगा। यानी किसी रासायनिक समीकरण में, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है, यानी एक दूसरे का उल्टा। तो अभी दोनों की परिभाषा यहीं पे लिख दे रहे हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जिसका कोई अपचयन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। अगर किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अपचायक। उल्टा एक दूसरे का, नोट कर लीजिए। अभी दोनों की परिभाषा लिख रहे हैं, नोट करिए इसे भी, ऑक्सीकारक अपचायक। अब ये पदार्थ की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पहले क्या पढ़े हैं? अपचयन पढ़े हैं, और ये ग्रीन वाला पेन कहाँ गया? हम लोग पढ़े हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण में बताया गया था इलेक्ट्रॉनों की कमी तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि तो अपचयन, यही बताया गया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, ये शब्द याद रखिएगा, अपचयन। अगर अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उससे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, यानी जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो पदार्थ क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा।
तो यही है आक्सी कारक, थोड़ा उल्टा है, अपोजिट एक दूसरे का। ध्यान समझिए, कोई टफ नहीं है।